आज अपन इसके अंदर पूरी प्रश्नावली का रिवीजन करेंगे लगभग। जो अपना एआई का जो टेस्ट हुआ था, प्रथम टेस्ट, उसके बाद में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, और अपने 6 टेस्ट हुए थे इस प्रकार से, ठीक है। और 6 के 6 टेस्टों की अगर यदि हम बात करें और एक साथ में क्या हुआ, प्री बोर्ड, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसका पुनः अपन रिवीजन करेंगे। और सारे प्रश्न अपनी परीक्षा की दृष्टि से जो बोर्ड का एग्जाम उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अपन इसमें पहले अगर चर्चा करें सबसे पहले, तो अपन जो पहली बार जो काम करेंगे पढ़ाएंगे, कौन सी प्रश्नावली को पढ़ाएंगे, वास्तविक संख्या। उसके बाद में साथ ही साथ में किसका काम करेंगे, तृतीय प्रश्नावली का भी हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। अब बात में ध्यान से सुनो। सबसे पहले अपन इनमें सबसे पहले बात करें तो अंकबार की बात करते हैं अपन, तो 4 नंबर की प्रश्नावली आएगी, नंबर 1 प्रश्नावली, ठीक है। इसमें से बताओ 2 क्वेश्चन तो कैसे आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, तुम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, और 2 बताओ क्या आएंगे, अति लघुतरात्मक प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। छोटे प्रश्न आएंगे, एक एक 2 नंबर के। चलो इसके बाद हम लोग बात करें तीसरी प्रश्नावली की, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें बताओ एक क्वेश्चन तो कौन सा आएगा, वस्तुनिष्ठ का आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। एक प्रश्न अपने पास में बताओ किसका आएगा, अति लघुतरात्मक छोटा प्रश्न, और लघुतरात्मक प्रश्न कितना आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है। अब देखो अपन बात करें इधर, तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में, पहला प्रश्न का आप सब जवाब देंगे। बताओ क्या है पहला क्वेश्चन, संख्याओं 26 और 91 के निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। और विकल्प के अंदर अपने को बोल रखा है, देखो यहां से विकल्प में बताओ क्या बोल रखा है, एचसीएफ कितना 12 और एलसीएम कितना 144 है। इसी प्रकार ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में बताओ क्या है, एचसीएफ 13, एलसीएम 182, एचसीएफ 12, एलसीएम 72, एचसीएफ 18, एलसीएम 96, ठीक है। तो अपने को इनको बताओ कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ की बात करते हैं। तो जब भी हम एचसीएफ निकाले हैं तो एचसीएफ के लिए बताओ दोनों संख्याओं को बताओ क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग, ऐसे अलग अलग गुणनखंड किया या नहीं किया। बताओ किसका भाग देंगे, 2 का कितनी बार गया, फिर किसका भाग देंगे, कितनी बार गया, 1 बार। 91 में बोलो, 91 के अंदर किसका 13 कितनी बार आया, 7 का भाग देंगे, 13 7 91 में गया। बताओ अब किसका भाग देंगे, 13 का, कितनी बार गया, 1 बार। इसका मतलब गुरुजी हम लोग 26 को बताओ क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 13, और 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 13। अब बताओ जो दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है वही अपने प्रश्न का बताओ क्या होगा, उत्तर, ठीक है। बताओ दोनों में कॉमन कौन है, इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया, 13। अब बताओ एचसीएफ 13 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, ठीक है। तो एचसीएफ का तो 13 एक ही ऑप्शन है बचा। अब फिर भी आप चाहो तो एलसीएम भी निकाल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से एलसीएम भी, अब देखो अपन रिवीजन के तौर पे इसको काम करते हैं, तो पूरे के पूरे सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। तो बताओ हम लोगों ने पढ़ रखा है सर एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ए गुणा बी, ए का मतलब पहली संख्या, बी का मतलब दूसरी संख्या से रहा। अब चलो बताओ यहां से, अब मेरे पास क्या एचसीएफ का मान निकल के आ गया। अब बताओ किसका बचा, एलसीएम, इसका मतलब एलसीएम को लिख लो इधर। तो बताओ ए गुणा बी में किसका भाग दे देंगे, एचसीएफ का भाग। बोलो ए का मान कितना है, सवाल बोलो ए का मान कितना है, पहली संख्या बोलो रे 26, दूसरी संख्या बटे एचसीएफ का मान 13, क्या 13 दूनी 26 होगा, और 91 का डबल 182 होगा, कितना होगा 182। तो फिर भी बताओ एलसीएम कितना आ गया, 182। अब इसका अपन एक थोड़ा सा, मैंने जब आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको एक बहुत साधारण सा जवाब निकालने के लिए बोला था। एचसीएफ का मतलब तो वह होता है वे संख्याएं, ठीक है, या वह संख्या, सॉरी एचसीएफ का मतलब क्या है, वह संख्या जिसका भाग दोनों संख्याओं में जाता है, जिसका भाग किस में जाता है, दोनों संख्याओं में जाता है। अब देखो यहां से ध्यान से सबसे पहले अपन बात करें तो बताओ क्या 12 का भाग 26 में जाएगा क्या, इसका मतलब गुरुजी उत्तर ये नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगली अपन बात करें, बताओ इधर देखो क्या 13 का भाग 26 में जाएगा क्या, इसका मतलब अपनी दौड़ में ये ऑप्शन है अभी तक, ठीक है। अब बताओ क्या 12 का भाग जाता है क्या,
इसका मतलब ये भी ऑप्शन में। क्या 18 का भाग जाता है क्या 26 में? नहीं जाता। इसका मतलब ये ऑप्शन भी। तो बचा कौन सा? ऑप्शन बी। अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर आ जाएगा। क्या की समस्या? कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं अपन। बोलो 48 और 180 का HCF है। क्या बताओ? HCF। तो सबसे बड़ी संख्या होती है HCF, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग, जिसका HCF निकाला जा रहा है, उन संख्याओं में जाना चाहिए। अब देखो यहां से बताओ, क्या 24 का भाग 48 में जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। लेकिन गुरुजी 24 का भाग 180 में नहीं जाता है। 24 का भाग 180 में नहीं जाता है। 30 का भाग 180 में तो जाता है, लेकिन 48 में नहीं जाता। 12 का भाग दोनों में जाता है और 3 का भाग भी दोनों में जाता है। लेकिन समस्या किसके साथ है बताओ? बड़ी कौन है दोनों में? 3 बड़ी। हाँ, तो बड़ी कौन है? 12। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 12। और अपना जेनरल तरीका इन दोनों को गुणनखंड करना और जो कॉमन है उसको क्या करना? अपना उत्तर मान लेना है। चलो सवाल नंबर 3, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। किसको बताओ? 3825 को क्या अभाज्य गुणनखंड किया जा सकता है क्या? करो देखे सब, हल निकालो फटाफट। बताओ फिर उत्तर कौन सा आएगा? जल्दी करो जल्दी करो। देखें अभाज्य गुणनखंड करो। एक बात ध्यान रखा सबसे पहले, तो इधर ऑप्शन में सवाल है तो कुछ चीज अपन लोग मन से कर लेंगे। यहां पर ध्यान देना पहले बात। तो क्या इसके पीछे 25 है क्या? एक बात ध्यान से सुनो, एक बार आप फटाफट से सवाल को पढ़ो। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दो इधर। क्या इसके पीछे 25 है क्या? है क्या 25? इसका मतलब गुरुजी के इसमें 5 का भाग जाएगा। अरे 5 का भाग तो जाएगा ना। बस जिस संख्या के पीछे 0 और 5 होता है उसमें किसका भाग जाता है? 5 का भाग। इसका मतलब गुरुजी जिसके गुणनखंड में 5 आना, अरे क्या आना चाहिए गुणनखंड में? इसका मतलब क्या इसके गुणनखंड में 5 आ रहेगा, इसके गुणनखंड में 5 आ रहेगा, इसके में 5, तो उत्तर कौन सा बचा? तो आप किसमें? और वैसे भी देखो इसमें 2 का भाग तो वैसे भी नहीं जाएगा, तो 2 का, और इन तीनों में क्या आ रहा है? 2। तो कोमल ने तो अच्छी पकड़ की यहां से। क्या बोली इसने कि सर 2 का भाग इसमें नहीं जाता। इसका मतलब 2 तो गुणा में आएगा ही नहीं। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 2 पूर्णांक संख्याओं का HCF तथा LCM। 2 पूर्णांक संख्याओं का HCF तथा LCM। अब देखो ये अपन किसके लिए बात करें, मैं पहले बता दूं। जो क्वेश्चन अपन ऑप्शन में है उन्हीं की चर्चा अपन लोग कर रहे हैं। ठीक है ना। यदि यही क्वेश्चन लिखने के बारे में बोलता तो हम लोग बताओ क्या करते? अभाज्य गुणनखंड अपने को करने ही पड़ते। ठीक है, तो किसके गुणनखंड करते अपने को? 38 25 के अभाज्य गुणनखंड अपने को करने पड़ते। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले किसका भाग जाएगा? इसमें 3 का भाग। किसका भाग जाएगा? 3। तो 3 एकम 3 दूनी 3 चौक 12। गलत कर दिया क्या? अच्छा 22 बचेगा। 3 7 21। ठीक है ना, ये लो 3 7 21, 3 पंजो 15। फिर 3 का जा रहा है 3 चौक 3 दूनी 3 पंजो 15। 5 का दे दे 5 आटे 5 पंजो। ठीक है, फिर किसका दे दे? 5 का 17 बार, और फिर 5 का भाग 1 बार। सो 17 का भाग 17 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। इसका 2 तो 3 आया, 2 5 आया, 1 17 आया। तो ये रहा उत्तर। ठीक है, तो करना पड़ेगा अपने को। चलो आगे देखो। 2 पूर्णांक संख्याओं का HCF तथा LCM कितना दे रखा है? 3 और 270 है। तो पूर्णांक संख्या यदि 15 है तो दूसरी ज्ञात करो। तो थोड़ी देर पहले जो सूत्र बताया था क्या, तो फटाफट निकालो। तो निकालो, जल्दी निकालो, कोई पेन चलाओ। उत्तर आ गया 54। चलो हल देखते हैं इसका। तो LCM गुणा HCF बराबर कितना है? A गुणा B। क्या पूछा है? दूसरे का मतलब B का मान। किसका मान पूछा है? तो B को रख लें, A को इधर भेज दें। तो LCM गुणा HCF में किसका भाग देना है?
a का भाग बराबर क्या बच गया। अब देखो मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में है, ऑप्शन में प्रश्न है, तो इस सूत्र अपने को याद रखना है। क्या रखना है? याद। और वैसे भी याद ध्यान रखना, पहले तो जो भी मान लो यहाँ a और b देता, क्या देता है यहाँ पर? a और b मान लो, अपने को क्या दे रखा है? एलसीएम और एचसीएफ। हमेशा इन दोनों के गुणा में, हमेशा इन दोनों के गुणा में बताओ किसका भाग देना है? जो भी आपको संख्या दी गई है उसका क्या दे दो बेटा? भाग दे दो। उसका क्या दे दो अपने को? भाग। तो बताओ कितना जाए? 15 काट दे क्या? 3 पंजे 15, बताओ 5 पंजो 25, बचे कितने? 2, 5 चौक 20। तो बताओ बी का मान कितना आ गया? 54 आ गया। कितना आ गया? 54। तो ऐसे भी अपन उत्तर दे सकते हैं इसका। आगे बताओ, 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? अब एक बात याद रखना, 3 हो क्रमागत, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, कुछ भी हो क्रमागत, इसका मतलब एचसीएफ कितना आएगा? 1। लेकिन बेटा इन सबका एलसीएम कितना आएगा? इनका गुणनफल। एलसीएम क्या होगा? इनका गुणनफल। तो कुछ चीजें याद रखा। अब बताओ चलो, 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल, लेकिन 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? अरे एचसीएफ क्या होगा? 1। ये बात में क्या? बताओ 3 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? 1। अब बताओ चलो, 3 सम संख्याओं का, तो लगातार की बात कर रहा हूं, 3 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? 2। 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ भी कितना होगा? 2। 3 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ भी कितना होगा? 4 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ भी, तो एचसीएफ कितना आएगा? 2। लेकिन विषम संख्याओं का एचसीएफ 1। कितना आएगा? 1। तो ये याद रखना है। अब बताओ, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी बताओ। देखें, अपरिमेय कौन है निम्न में से? डी ऑप्शन। चलो सबसे पहले अपन लोग संख्याओं की बात करें तो दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो बताओ क्या होती है? शांत। तो एक क्या होती है? क्या होती नहीं होती? होती क्या? अशांत का कोई प्रकार। लेकिन सर अशांत 2 प्रकार की होती है, शांत का तो कोई प्रकार नहीं है। अशांत कितने प्रकार की होती है? एक तो आवर्ती दशमलव, और दूसरी कौन सी बताओ? अनावर्ती दशमलव। बताओ क्या होगी? अनावर्ती दशमलव। अब बताओ, जो शांत दशमलव संख्या है, कौन है शांत दशमलव संख्या? ये बताओ क्या होती है? परिमेय। बताओ अशांत में और आवर्ती में। बस जैसे लिख दिया मैंने कि सर 1 का भाग 3 में, इसका 0.33 पर 12 आएगा क्या? लगातार चलती जाएगी, रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब कौन सी होगी? आवर्ती। इसका मतलब ये संख्याएं बताओ कौन सी होगी? परिमेय होगी। ये संख्याएं कौन सी होगी? परिमेय। लेकिन अशांत और अनावर्ती जिनका कोई रिपीटेशन, जो √3 का मान है, √2 का मान है, पाई का मान है। अब देखो पाई, पाई एक कौन सी संख्या होगी बताओ? अपरिमेय। कौन सी होगी बताओ? पाई। मैं इसकी बात कर रहा हूं ना, पाई क्या होगी बताओ? अपरिमेय। लेकिन सर 22/7 बताओ क्या होता है? परिमेय होता है, क्योंकि 7 का भाग 22 में देंगे तो संख्याओं का लगातार रिपीटेशन होगा। तो बताओ चलो, सबसे पहले क्या शांत है? क्या? अरे शांत है ना 5 तो, और 5 शांत है, तो इसका मतलब कौन सी संख्या है? अब बताओ, बार लगा हुआ है क्या? उन्हें बार की संख्या के लिए क्या कहा बताओ? परिमेय। बताओ शांत है या नहीं है? आगे बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही। इसका मतलब संख्या बताओ कौन सी है? शांत। और शांत है तो बताओ क्या है? और ये बताओ अशांत को रिपीटेशन हो रहा है क्या? तो अशांत अनावर्ती में गई। किस में गई है? और अशांत अनावर्ती बताओ क्या होती है? अपरिमेय। तो अपने प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? डी हो गया। अपने प्रश्न का क्या हो गया? उत्तर डी हो गया। अब आपको एक बात और सुनना ध्यान से। ये तो मैंने दशमलव आपको बता दिया। कभी कभी क्या कुछ भाग देने वाली संख्याएं भी आ जाती है। बताओ निम्न में से कौन अशांत है, निम्न में से कौन शांत है? तो मैंने आपको पढ़ाते समय एक बात बताई थी सबको, हर के गुणनखंड करो। किसी गुणनखंड करो? हर के। यदि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए
तो वो सब क्या होगी, अशांत। वो क्या होगी, अशांत। लेकिन अशांत में कौन सी, आवृत्ति। अशांत में कौन सी, आवृत्ति। यदि हर के गुणनखंड में 2 और 5, केवल 2 और 5 आए तो वो क्या होगा, शांत होगा। वो क्या होगा, शांत। बात में क्या, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ अगला सवाल, ये कौन सी प्रश्नावली का गैरव, तीसरी का। चलो निकालो जल्दी, सोचो पहले तो सवाल उत्तर क्या कह रहा है। x बराबर 5 और y बराबर 3 निम्न में से किस समीकरण का हल है। निम्न में से किस समीकरण का हल है, तो मान रख के देख लें। x की जगह 5 और y की जगह 3, तो बताओ, रखो 5 दूनी 10 में से 3 गया तो क्या 35 आएगा क्या, नहीं आएगा गुरुजी। आगे बोलो, इधर समझो रे, बताओ 5 दूनी 10 में 3 जोड़ने पर 13 आता है, ये उत्तर होगा क्या। अरे 5 में 3 जोड़ने पर 13 आता है क्या, नहीं। क्या बताओ, देखिए 5 3 दूनी 6, तो 5 में 6 जोड़ने पर 13, तो उत्तर कौन सा हो गया, बी हो गया। क्या बात में सबको, आगे बढ़े अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दो पूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री है, तो बताओ उनका मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन अपने किताब का प्रश्न है। तो सबसे पहले यदि अपन इसके समीकरण की बात करें तो इधर ध्यान देना सबसे पहले। हाँ, और एक तो ना मेरे साथ साथ सब पेन कॉपी लो। आप लोग केवल ऐसे देख रहे हैं जिसको मूवी चल रही है, तो उससे होगा क्या, फिर आपके दिमाग में केवल ये अभी भी तो याद रह जाएगा, लेकिन बाद में आप इसको भूल जाओगे। तो दिमाग में परमानेंट मेमोरी ले जाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इसको। आपको आता है तो भी अपने पेन चलाते रहो, ठीक है ना, ताकि तुरंत अपना उत्तर निकल जाएगा। इसे कुछ फायदा नहीं है वरना ऐसे पढ़ने का, 1% फायदा नहीं मिलेगा। इसे साथ साथ पेन चलाते रहो। अब बताओ सबसे पहले दो पूरक कोणों की बात कर रहे हैं कैसे। अरे किसकी बात हो रही है, पूरक कोणों की बात हो रही है। अब बताओ पूरक कोण कितने डिग्री होता है, योग। पूरक कोणों का योग कितना होता है, अरे पूरक कोणों का योग कितना होता है। तो एक कोण कितना मान ले, मैंने बड़ा कोण मान लूं। सर मैं बड़ा कोण मान लेता हूं, ये लो बड़ा कोण कितना माना, बड़ा कोण कितना माना, बोलो x डिग्री। छोटा बताओ क्या माने, छोटा कोण हम लोग मान लेते हैं सर y डिग्री। मान लिया क्या। सबसे पहला समीकरण नंबर 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर दोनों का योग, क्या दोनों पूरक कोण है, इसका मतलब सर पूरक कोण होंगे तो दोनों का योग किसके बराबर होगा, 90 के बराबर। समीकरण नंबर 1। क्या बात सबको समझ रही क्या। दूसरी बात, सर बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री है, 18। इसका मतलब सर मैं बड़े कोण में से छोटे कोण को घटाता हूं तो कितना आता है, तो समीकरण नंबर 2। और जैसे ही दोनों समीकरणों को हम लोग हल करेंगे, किसको हल करेंगे, दोनों समीकरणों को, तो बताओ किसका उत्तर मिलेगा, x और y का मान। और मुझे x और y का मान ढूंढना है। तो सबसे पहले देखो इधर इक्वेशन 1 में क्या कर दें, इक्वेशन 2 को जोड़ दें, क्या जोड़ दे 2 को, बताओ चलो। x प्लस वाई बराबर कितना है, 90। x माइनस वाई बराबर कितना, 18। जोड़ने का मतलब चेंज करना नहीं होगा, तो काट दें। x में 2x जोड़ेंगे, 2x बन जाएगा। 90 के अंदर 18 जोड़ने पर 108 बन गया, ठीक है। और 108 में 2 का भाग देंगे तो x का मान कितना आ गया, 54 डिग्री। तो क्या y का मान निकाल सकते हैं क्या, है। अब y का मान निकालो, कितना आएगा बोलो। तो x की जगह कितना रख दिया, 54 माइनस वाई बराबर 18 रख दिया। तो बोलो y का मान 54 माइनस 18 बराबर कितना, y इधर के ले गया, बोलो कितना बना, जो 36 बराबर कितना आ गया, y। तो बताओ y का मान कितना आ गया, तो बताओ 54 और 36 कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। अब एक बात ध्यान से सुनो इधर, सर पूरक कोणों का योग, पूरक कोणों का क्या 90 डिग्री होता है क्या। तो सबसे पहला समीकरण, पहले की बात करें बड़ा, नोर एक 10, 10 की 0 हासिल का 1, 5 और 4 9, नोर 1
तो बताओ कुल योग कितना आ रहा है, क्योंकि पूरे कोणों का योग तो कितना डिग्री होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन में बताओ क्या योग 90 आ रहा है क्या। लेकिन सर बड़े कोण में छोटे कोण को घटाते तो कितना आना चाहिए, आना चाहिए क्या। तो ऑप्शन से भी सवाल को कर सकते हैं अपन बिना उत्तर निकाले। बोलो रे 50 में से 10 ही बचता है, 18 बचाना है। बताओ 75 और 100 गए ना, तो ये तो वैसे भी नहीं आएगा। और बताओ चलो कुल मिला के इन दोनों का योग 90 और 54 में से 36 जाता है तो 18 बचता है। कितना बचता है 18 बस में क्या। तो इस प्रकार से अपना उत्तर ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन अपना इस प्रकार भी था किताब में था ना, क्वेश्चन दो कोणों का योग संपूरक है, तो संपूरक कोण है तो कुछ घटा के इस प्रकार से नीचे आएगा इसमें ना। इधर देखो अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, क्या है सवाल बोलो रे, सवाल पढ़ो फटाफट। क्या है समीकरण, हाँ इसको 9वां क्वेश्चन बताओ क्या कर रहा है, जल्दी पढ़ो। हल है और ऐसे में हम लोगों ने A1 A2 का मान निकाले क्या। तो जब भी ऐसे कोई हो तो अपन उसका अनुपात देखते हैं, क्या देखते हैं अनुपात। तो सबसे पहले A1 बटा A2 करो, तो A1 का मान कितना है 1 और इसका मान तो 1 बटा 3 पास में क्या। B1 बटा B2 बताओ, तो ये भी लेकिन उत्तर किसका है माइनस के ना दोनों, तो माइनस और माइनस कुल मिला कितना बन गया, तो C1 बटा C2 बताओ, तो 8 बटा 16 कुल मिला के 1 बटा 2। इसका मतलब सर एक बात समझ गए यहां से कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कोई हल। तो ये शर्त किसको दर्शाती है, कोई हल और कोई हल नहीं है। इसका मतलब निकाय कैसा होगा, असंगत निकाय कैसा होगा। और इस प्रकार की समीकरण को बताओ, ये रेखाएं कौन सी होती है, समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं होती है। बात में क्या रेखाएं कौन सी होगी, समांतर। और इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, विरोधी। दूसरा नाम बताओ क्या समांतर रेखाओं का, विरोधी। तो सबको बताया क्या, तो बताओ इसके अलावा रेखाएं कौन सी होती, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी को बताओ क्या कहते हैं, अविरोधी। और संपाती को बताओ क्या कहते हैं, आश्रित कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, आश्रित। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, के किस, तो अपना उत्तर कौन सा आ गया, कोई हल नहीं। ठीक है अब बताओ इसका आंसर, के किस मान के लिए अनंत हल है। और अनंत हल किस में निकलते हैं, अरे अनंत हल की कंडीशन पता है क्या सबको, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 C1 बटा, ये किसकी हल की, अनंत हल, अनंत, ये लो अनंत हल हो गए। रेखाओं का प्रकार बताओ, संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं, संपाती रेखाएं। और रवि तू क्यों बोला आश्रित, ले आश्रित भी लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। और बता निकाय कैसा होगा, संगत निकाय। और तो कुछ लिखना ही नहीं है। चलो ये काम हो गया। अब अपने क्वेश्चन का उत्तर निकालते हैं। तो सबसे पहले मान रख देंगे यहां पर, बोलो A1 का मान बोलो भाई, A1 का मान बोलो कितना है, 3 बटा के। तो A1 का मान 3 और A2 का मान K, बीच में बराबर। बोलो आगे, -1 बटा प्लस का 5, 5 दिया K कम, तो 15 बराबर माइनस का K, माइनस को इधर भेज दें तो K का मान कितना आएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। तो K का मान कितना आ गया, माइनस का 15। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद में, अब सभी क्वेश्चन निकालने के लायक है, तो इन सबका
फटाफट आप मुझे उत्तर दो। सबसे पहले 6, 72 और 120 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम के लिए अपन ब्रो कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं? पहले तो प्रोसेस बताओ एलसीएम का। अभाज्य गुणनखंड विधि, और साथ में या अलग अलग? साथ में। इसका मतलब 6 का, 72 का और 120 का, ठीक है। और जैसे हम लोग भाग देंगे, जो भी संख्या है उनको क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुणा। तो मैं प्रोसेस बता दिया मैंने, उत्तर आप स्वयं निकाल लेंगे इसका, ठीक है। अब देखो इधर एस सिर्फ कितना दे रखा है? 4, और अंदर का मतलब आपको एक कार किसका मान दे रखा है? बी का। मैं थोड़ी देर पहले बताया था, क्या क्या पूछा है? एलसीएम। क्या पूछा बताओ? एलसीएम। तो मैंने क्या कहा था? जो भी संख्याएं दे रखी है उनको क्या करना है? गुणा। जो भी संख्याएं दे रखी है उनको क्या करना है? और एलसीएम दे रखा है क्या? तो ऐसे में क्या दे दो? भाग। तो बताओ कितना आएगा? 101। अरे 4 का भाग 404 में देंगे तो कितना आएगा? तो 96 को गुणा किससे करना है? तो 96 एकम बचा कितना? 9। 96 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो, और 0 में 9 जोड़ने पर 96 एकम, तो बताओ कितना आएगा? 9496। उत्तर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो सबसे पहले अभाज्य गुणन कर ले क्या? 5005 के। क्या बताओ 2 का भाग जाता है क्या? 3 का भाग जाएगा क्या? 5 का भाग। कोई समस्या? अब इसमें किसका जाएगा? 7 का। बताओ 7 एकम, 7 एकम बचा कितना? 3। 7 चौक बचा कितना? 21 में 7 तिया। अब बताओ किसका जाएगा? 11 का। 11 एकम, 11 एकम बचे 11 तिया 33। अब 13 में किसका जाएगा? 13 का। कितनी बार गया? तो ये क्या आ गया? इसके गुणनखंड। तो बताओ 5005 के गुणनखंड कितना आएगा? 5 गुणा 7 गुणा 13, 11 गुणा 13 आएगा, ठीक है। 11 गुणा 13। तो इसका थोड़ा सा याद रखना है। और सिद्ध करने वाले सवाल खूब पढ़े हैं मैंने आपको, हाँ, तो खूब करें भी अपन प्रैक्टिस। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है अभी, तो नहीं है जरूरत, ठीक है। चलो आप स्वयं हल करना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो भाई, अच्छे प्रश्न है सारे के सारे। देखो इधर, अभी नीचे वाला ही है, अरे अभी थोड़ी देर पहले निकाला तो वही तो है। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले दो संख्याओं का एलसीएम कितना है? 182। कितना है एलसीएम? 182। एलसीएम कितना है? क्या दे रखा है? क्या पूछा है? तो जब भी ऐसा सवाल होता है दूसरी संख्या कुछ भी ज्ञात करने का, इसका मतलब गुरुजी जो दे रखा है एलसीएम होना एचसीएफ, इनमें किसका भाग दे दो? जो अपने को दे रखी उसका। बस में क्या बताओ? चलो एचसीएफ का मान कितना है? 13। एलसीएम का मान 182। एक का मान कितना देगा? 26। 13 दूनी 26 और 182 का आधा, तो बी का मान कितना आ गया? 91 में आ गया। अगला क्वेश्चन बताओ, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? तो ये भी ऐसे होगा सेम। अब भाई गुणनफल का मतलब एक का गुणा बी का मान आपको दे रखा है, और आपको मैसे का मतलब किससे? एचसीएफ का मान 30 है, तो कर दूंगे यहीं पे। तो क्या पूछा है? ले से ये लो एलसीएम पूछा है। दोनों का गुणा कितना है? 1000। किसका भाग देना है? काट दे क्या? बताओ 3 तिया 9, बचा कितना? 1। 3 छक्के, तो कितना आ गया? तो एलसीएम कितना आ गया? 36 आ गया। कोई समस्या नहीं है ना इसमें? चलो आगे देखो, एक क्रिकेट की टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें कितने में खरीदी? 3800 रुपए में। बाद में उसने 6 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। उक्त समस्या का रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। हल नहीं करना है, हाँ, क्या बनाना है? समीकरण युग्म बनाना है। इसका मतलब बोलो रे, सबसे पहले बल्ले का मूल्य कितना मानेंगे? अरे बल्ले का मूल्य कितना मानेंगे? x मानेंगे। गेंद का मूल्य कितना मानेंगे?
वाई। तो कर दूंगा फटाफट। तो बताओ 7x प्लस 6y बराबर 3800 हो जाएगा क्या? कोई समस्या नहीं इसमें। बताओ अगला, 3 बल्ले और 5 गेंद, तो 3x प्लस 5y बराबर 1750 समीकरण बनाने के लिए बोला है। कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़े, चलो देखो इधर। समीकरणों 5x माइनस 4y प्लस 8 के अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, संपाती है या समांतर है। इसका मतलब सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे? अनुपात। क्या निकालेंगे इनका? अनुपात। क्या निकाल सकते हैं क्या सब लोग? अनुपात के लिए a1 बटा b1 बटा b2 c1 बटा c2। तो सबसे पहले बताओ a1 का मान 5 और a2 का मान 7, तो 5 बटा 7 बोले रहे माइनस 4 बटा 6, काटेंगे तो कितना आएगा? तो 5 बटा 7 नॉट इक्वल टू माइनस के 2 बटा 3 के। तो इसका मतलब जो आगे का ही बराबर नहीं आ रहा तो पीछे छेड़ने की जरूरत। इसका मतलब रेखाएं कौन सी हो गई? प्रतिच्छेदी रेखाएं हुई। कौन सी हो गई? प्रतिच्छेदी। बात में क्या? अब देखो इधर, चलो प्रतिच्छेदी की कंडीशन बताओ मुझे। a1 बटा नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अब आगे कुछ भी हो, बराबर हो तो ठीक है, नहीं हो तो हो, आगे बराबर नहीं है इसका मतलब वो रेखाएं कौन सी है? प्रतिच्छेदी। अब मुझे बताओ सबसे पहले अब एक बात देखो, सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखाओं के हल कितने होते हैं? कुछ एक अद्वितीय हल। क्या होगा? एक अद्वितीय हल। एक अद्वितीय हल। निकाय कैसा होगा? संगत निकाय। कैसा निकाय होगा? संगत। और ये क्या हो जाएगी? अविरोधी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बाकी प्रश्नों की हम लोग केवल और केवल 20वें प्रश्न की चर्चा करें। 20वां प्रश्न बताओ क्या कह रहा है? एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं यही हल कर दूं क्या? विलोपन से कर दें इसको। अब याद रखना, पहले एक बात ध्यान से सुनो। यदि सवाल कहता है किसी भी यदि विधि का नाम देता है तो मुझे प्रॉपर विधि को लगा करके सोल्व करना है। अब इसमें नहीं दे रखा है तो अपनी इच्छा अनुसार चाहे विलोपन से करो, चाहे प्रतिस्थापन से करो, चाहे वज्र गुणन से करो। लेकिन समस्या ये है कि अपने पास वज्र गुणन तो कोर्स में नहीं है। चलो विलोपन से देखो इधर। तो इन दोनों को बताओ हम लोग क्या करेंगे? जोड़कर। बताओ क्या करेंगे? जोड़कर हल कर दे जोड़ के। बताओ चलो जोड़ने में क्या आएगा? 2x हो गया, y से y गया, बराबर में 18 भाग देंगे तो x का मान 9। अब चाहे आप समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, तो ये समीकरण 1 समीकरण 2, तो समीकरण 1 से कर ले गया। बताओ x का मान 9, 9 एक x का मान, तो 9 प्लस y बराबर, तो y का मान कितना आ गया? अरे 14 में से 9 गए तो कितने आएंगे? इस क्वेश्चन की फटाफट समीकरण बढ़ाओ। क्या पूछा है? उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सॉरी ऊपर वाले की, तो इनकी समीकरण समीकरण बढ़ाओ फटाफट, जल्दी समीकरण बढ़ाओ। मैंने एक बात आपको क्या कही थी? मैं पेन को भी लेके बैठना है। जल्दी बनाओ। और भिन्न वाले सवाल में हम लोग अंश और हर मानेंगे। क्या मानते बेटा? अंश और हर, यही मानते हैं क्या? चलो बताओ अंश कितना माने? माना अंश x, हर कितना मानेंगे? y। हाँ हल करो फटाफट।
बोलो समीकरण क्या बढ़ेगी? अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, हाँ तो अंश में भी कितना जोड़ेंगे 2 और हर में भी कितना जोड़ेंगे 2, दोनों किसके बराबर आएगी? हल कर लेगा सबसे पहले, बोलो 11 को इधर गुणा उसको उधर, 11x प्लस 11 दूनी डायरेक्ट कर रहे हैं अपन, 9 के गुण बराबर 9y, 9 दूनी 18, संख्या को इधर बिना संख्या को एक साइड, बोलो इधर 11x माइनस 9y और 18 में से 22 गए तो माइनस का 4, समीकरण नंबर मेन इंपोर्टेंट समीकरण बनाना, उस समीकरण बनने के बाद हल तो आप वैसे भी निकाल लोगे, निकल जाएगा हल तो। चलो सबसे पहले यदि अंश में और हर को दोनों में 3 जोड़ दिए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ रहे हैं क्या, तो सर x प्लस 3 बटा y प्लस 3 कितना हो जाती है 5 बटा 6, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 6x प्लस 18, 5y बराबर 5y प्लस 3 पंजो 15, तो 6x माइनस 5y और 15 में से 18 गया तो माइनस का 3, समीकरण नंबर 2, दोनों को हल करना है, उत्तर निकालना है। क्या निकालना है? उत्तर। या तो आप लोग प्रतिस्थापन से करें, और यदि आप विलोपन से करना चाहते हैं तो देखो यहां तो 11 है और यहां कितना है 6, इसमें समीकरण 1 को तो गुणा करना 6 से और समीकरण 2 गुणा किससे करना 11 से, तो अपना उत्तर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अपना उत्तर। तो इसको मुझे हल करवाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, कर लेंगे सोल्व, मेन काम है समीकरण बनाना। चलो 2 संख्याओं का अंतर कितना है, ये अच्छा प्रश्न है, लगभग हमेशा पूछता ही बताओ 2 संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है 26, तो ले लो सर पहली संख्या मानो तो सही, अरे पहली संख्या कितनी मानेंगे, तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या बताओ कितनी मानेंगे y, मान लिया। अब देखो इधर दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26, समीकरण नंबर 1, पहली संख्या दूसरी कितनी 3 गुणी, इसमें बड़ी कौन है x, इसका मतलब 3, हाँ तो बताओ 3 किसके लगाए y वाले के, तो समीकरण नंबर 2 हल कर देंगे दोनों को। तो मैं x की जगह बताओ क्या रख सकता हूँ 3y रख सकता हूँ क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बताओ x की जगह 3y माइनस y बराबर 26, तो 2y बराबर, तो काटेंगे कितना आएगा, y का मान आ गया 13, तो क्या आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं क्या, तो 3 गुणा 13, 13 तिया 39, तो x का मान कितना आ गया 39 आ गया। कोई समस्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना है, किससे हल करना है, विलोपन से, और विलोपन का मतलब सीधी सीधी बात है, इस समीकरण को किससे गुणा कर दो 3 से, किससे गुणा कर दो, बताओ 3 से क्यों कर रहे हैं, क्यों सर यहाँ 9 है, यह भी 9 बढ़ जाएगा, लेकिन इस समीकरण को हल करते इन दोनों को इधर लाना है, हाँ तो इसको पहले से बनाओ 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर, ये बनेगी समीकरण 2, इसको 3 से गुणा कर देंगे क्या, उत्तर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब ये नूरी वाला प्रश्न, हाँ ये भी हमेशा पूछता है क्या सवाल, अरे पूछता नहीं पूछता। अब देखो इधर 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष, नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी है 3 गुनी, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी है 2 गुनी, तो बताओ सोनू और नूरी की आयु कितनी होगी, तो बताओ नूरी की आयु मान लें, माना, लेकिन वर्तमान माना नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी x वर्ष, ठीक है, और सोनू की वर्तमान आयु, वर्तमान y वर्ष। रवि फटाफट समीकरण बनाओ, जल्दी बनाओ समीकरण, समीकरण बनाओ फटाफट। समीकरण बनाओ बैठ के फटाफट जल्दी से।
प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन है, इसको अपन हल करेंगे। अच्छा प्रश्न है ना, आने लायक प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप इसका, सबसे पहले क्या करेंगे आप इसका समीकरण बढ़ाओ, और समीकरण बना करके उनको क्या करेंगे, हल भी करेंगे। पहले तो कितने वर्ष के लिए बोल रहा है बोलो, आगे है पीछे, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, तो सबसे पहले ऐसा लिखना 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व और लिख लो। नूरी बताओ कितनी ग्रह हो जाएगी, नूरी x माइनस 5, और पीछे क्या लगा देना वर्ष। सोनू बताओ कितना बढ़ जाएगा, y माइनस 5 वर्ष, यही क्या होएगा। आगे बताओ चलो, अब 5 वर्ष पूर्व की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है सवाल, 3 गुणी थी किसकी आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु से। इसका मतलब 3 किसके लगाऊं, सोनू के नूरी के, सोनू के। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 बराबर 5 लगाऊं 3 लगाऊं 3, तो 3 किसके लगा देंगे, सोनू के, तो y माइनस 5 हल कर लेंगे यहां से। बताओ x माइनस 5 जैसा जैसा, 3 को गुणा कर 3y और माइनस के 15 इधर भेज दे, तो इसको इधर उसको इधर, तो x माइनस में कौन हो जाएगा 3y, और बराबर में कौन बच गया माइनस का 15, और प्लस में कौन आ जाएगा 5। तो कुल मिला के बताओ समीकरण क्या बनेगा, बताओ समीकरण क्या बनेगा। तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, समीकरण नंबर 1। क्या किसी को समस्या। इसी प्रकार कितने वर्ष की बात कर रहा है वो, 10 वर्ष बाद। तो कुछ ही बता 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा। सबसे पहले नूरी की आयु बोल, x प्लस 10, और ये भी क्या है इसमें वर्ष में। सोनू बताओ y प्लस 10, और ये भी क्या हो जाएगा वर्ष में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा सोनू, अरे नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी, 2 गुनी। इसका मतलब सर नूरी को तो सेम टू सेम, और बताओ कितना है, 2 किसके आगे लगाए सोनू के, y प्लस 10 हल कर लेगा इसको, हल कर लेगा इसको, कितना आएगा बोलो, बोलो इधर गुणा करें, तो x प्लस 10 बराबर कितना 2y, 10 दूनी 20 इधर भेज दें, तो सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं x माइनस 2y, और 20 में से 10 जाएगा तो प्लस के 10, समीकरण नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हल कर लें, क्या गुणांक बराबर है क्या, तो हल कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को बताओ क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो बताओ इक्वेशन 1 बोलो सबसे पहले, इक्वेशन 1 कितनी है, x माइनस 2y बराबर माइनस का 10, ठीक है। अच्छा 3y के इसमें, इसमें बोलो x माइनस 2y माइनस का प्लस का, अरे ये तो प्लस का 10 ही है ना। चलो हल करो अब आगे, घटाना है या माइनस, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। बताओ या माइनस या प्लस और या माइनस, गया 3y में से 2y गया तो माइनस का y, किसका y, तो ये माइनस का y बराबर माइनस 10 और माइनस 10 माइनस का 20, माइनस माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया प्लस का 20। इसका मतलब सोनू की आयु कितनी आ गई 20 वर्ष, कितनी आ गई सोनू की आयु। तो बताओ किसकी पूछा है, नूरी की आयु। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बोलो, समीकरण 1 कितनी है, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, यही क्या मान रख दें, बोलो x माइनस 3 गुणा 20 बराबर माइनस का 10, 20 दिया किसका, उधर भेज दे क्या, तो बोलो कितना आएगा,
माइनस के 10 में प्लस का 7 जोड़ दें तो कितना आएगा बोलो, 50 वर्ष। तो यहां से लिख दे और नीचे लिखना है अतः नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु कितनी होगी, कितनी होगी। तो अच्छा प्रश्न, आप उतारो इसको, ठीक है ना, अच्छा प्रश्न, आप इसको उतार लेना और नीचे लिखना अतः नूरी की आयु 50 वर्ष व सोनू की आयु 20 वर्ष होगी, 20 वर्ष। ये अपने को लिख करके रखना है, ठीक है। तो ये अपना पेपर, ठीक है, ये अपना पेपर हो गया आज का, ठीक है, धन्यवाद।